धुरंधर 1 में हमने देखा था कि हमजा का असली नाम जसकीरत है। धुरंधर 2 इसी कहानी को कंटिन्यू करती है। मूवी के स्टार्ट में हम जसकीरत सिंह रंगी को देखते हैं, जो कि आर्मी कैंप में जाने की तैयारी कर रहा होता है। यहाँ हमें जसकीरत की फैमिली के बारे में बताया जाता है। उसके पिता फौज में हैं और उसके दादाजी भी फौज में ही थे, इसलिए जसकीरत को भी फौज में ही जाना था। जसकीरत की 2 बहनें हैं और दोनों ही पढ़ाई कर रही हैं। उसकी फैमिली बहुत ही हैप्पी फैमिली है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम जसकीरत को उसके दोस्त पिंदा के साथ देखते हैं, जो कि उसको लतीफ अहमद के पास यूपी ले जाता है। दरअसल पिंदा यहाँ लतीफ अहमद से बहुत सारी नशीली चीजें लेने के लिए आया है। इन सारी चीजों के साथ पिंदा उनसे एक AK-47 भी मांगता है और कहता है कि खतरा बढ़ चुका है। पिंदा और जसकीरत को वहां से AK-47 मिल जाती है। अब वो दोनों विधायक के घर के सामने खड़े हो जाते हैं और पिंदा जसकीरत से कहता है कि क्या तूने सोच लिया है, तुझे सचमुच ये करना है? जसकीरत यहाँ हाँ बोलता है और विधायक के घर के अंदर घुस जाता है। उसके घर में किसी की शादी हो रही थी। जसकीरत अंदर घुसते ही सभी लोगों को बहुत ही बेरहमी से मारने लगता है और अपनी बहन के बारे में पूछने लगता है कि आखिर वो कहाँ है। एक्चुअली विधायक के लोगों के पास ही जसकीरत की बहन है। विधायक के घर पर बहुत सारे लोग थे और सभी के पास हथियार भी थे। जसकीरत उन सभी लोगों को मार देता है और आखिर में उसे उसकी बहन हरलीन मिल जाती है। जसकीरत जब हरलीन को देखता है तो वो उसे देखकर रोने लगता है। एक्चुअली जसकीरत की फैमिली में उसके पिता और उसकी बड़ी बहन को मार दिया गया है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और जसकीरत को कोर्ट में पेश किया जाता है। यहाँ हमें सारी कहानी पता चलती है। बेसिकली ये सारा मामला जमीन का होता है। जसकीरत के पिता और विधायक के बीच में जमीन को लेकर झगड़ा हो जाता है और फिर विधायक के लोग जसकीरत के पिता को बहुत ही बेरहमी से मारते हैं। उन्हें उन्हीं के खेत में पेड़ से लटका देते हैं। रही बात जसकीरत की बहन की, तो उन दोनों के साथ बलात्कार किया जाता है और उनमें से एक बहन को जान से मार भी दिया जाता है। और ये सारी बातें जसकीरत को मालूम चली थी। वो आर्मी कैंप से लौटा और उसने ठान लिया था कि वो विधायक के लोगों को नहीं छोड़ेगा। उसकी बहन उन्हीं के कब्जे में थी। इसकी वजह से जसकीरत ने विधायक के 12 लोगों को जान से मार दिया था। लेकिन कानून ये कहता है कि जसकीरत ने जिस तरह से 12 लोगों को मारा है, ये एक संगीन अपराध है। इसी वजह से उसे फांसी की सजा हो जाती है। अब जसकीरत अपनी फैमिली से एक आखिरी बार मिलता है। वो अपने दोस्त पिंदा से भी मिलता है। पिंदा और हरलीन एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसलिए जसकीरत चाहता है कि दोनों शादी कर लें। अब आगे हम देखते हैं कि जसकीरत को जब एक जेल से दूसरे जेल में ट्रांसफर किया जा रहा था कि तभी अचानक से उनकी गाड़ी पर अटैक हो जाता है और कुछ लोग जसकीरत को अपने साथ ले जाते हैं। शुरुआत में ऐसा लगता है कि ये शायद विधायक के लोग होंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। ये अटैक दरअसल में भारत के सुरक्षा सलाहकार अजय सान्याल ने करवाया था। यहीं पर हम सुशांत बंसल को देख पाते हैं और उन्होंने मिलकर ही जसकीरत को यहाँ पर लाए हैं। जसकीरत जब अजय सान्याल को देखता है तो वो हैरान रह जाता है, क्योंकि वो अजय सान्याल को बहुत अच्छे से जानता है और अजय सान्याल को जसकीरत के बारे में सब कुछ मालूम है कि वो आर्मी में जाना चाहता है। अजय सान्याल कहते हैं, मुझे पता है तुम्हें फांसी की सजा हुई है, लेकिन मैं तुम्हारी फांसी की सजा रुकवा सकता हूँ। लेकिन फिर जो जिंदगी मैं तुम्हें दूंगा वो फांसी से कम नहीं होगी, पर तुम एक देशभक्त कहलाओगे। जसकीरत कहता है कि आखिर मैं ऐसा क्यों करूं, क्योंकि मेरी और मेरी फैमिली की जिंदगी पूरी तरह से तबाह हो चुकी है और मैं उस देश के लिए कुछ भी क्यों करूं जिस देश ने मुझे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। अजय कहते हैं, तुम्हारे साथ जो भी हुआ वो बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ है। कुछ लोग की वजह से हम देश को बुरा नहीं बोल सकते। और रही बात तुम्हारी, तो तुम देश के अभी भी काम आ सकते हो। रही बात तुम्हारी फैमिली की, तो तुम्हारी फैमिली को हर महीने कंपनसेशन मिलेगा, जिसमें 36 साल तक उन्हें हर महीने 30,000 रुपए मिलेंगे। अजय फिर कहते हैं, जो जिंदगी मैं तुम्हें देने वाला हूँ वो फांसी से कम नहीं होगी, इसलिए सोच समझकर फैसला करना। यहाँ पर जसकीरत ने अपना मन बना लिया था। वो अजय सर का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। अब जसकीरत को एक नई पहचान मिलती है और उसे अफगानिस्तान से पाकिस्तान भेजा जाता है और अब कहानी प्रेजेंट में आती है। हम देखते हैं कि रहमान डकैत की मौत के बाद अब हर कोई लियारी पर हुकूमत करना चाहता है, जिसमें सबसे पहला नाम अरशद पप्पू का था, क्योंकि अरशद पप्पू सिर्फ और सिर्फ रहमान डकैत से ही डरता था। लेकिन उसके चले जाने के बाद अब वो वहां पर हुकूमत करना चाहता है। वो पूरे लियारी को बता देना चाहता है कि उनका अगला बादशाह अरशद पप्पू है। दूसरी तरफ हम देखते हैं उजैर को, जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। रहमान डकैत के चले जाने के बाद अब वो पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। उसे मालूम है कि इन सारी चीजों के पीछे एसपी असलम का हाथ है। वो चाहता है कि किसी भी हालत में एसपी असलम को वो मार डाले। लेकिन यहाँ पर हमजा उसे बताता है कि ये काम एसपी असलम का नहीं है। ये काम एसपी असलम ने जरूर किया है, लेकिन इन सबके पीछे अरशद पप्पू का हाथ है। अगर तुझे अपना गुस्सा निकालना ही है तो अरशद पप्पू के ऊपर निकाल, क्योंकि लियारी का अगला बादशाह वही बनने वाला है।
अब आगे हम देखते हैं कि हमजा और उजैर की पूरी गैंग मिलकर अरशद पप्पू के ऊपर अटैक कर देती है। अरशद पप्पू के हर एक ठिकानों को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाता है, उसकी दुकानों को जला दिया जाता है। उसके जितने भी लोग थे उन सभी को हमजा और उजैर के लोग मार डालते हैं। और रही बात अरशद पप्पू की, तो अरशद पप्पू को उजैर ने सभी लोगों के सामने बहुत ही बुरी तरह से मारा था। उसकी गर्दन को निकाल लिया था और सभी को बता दिया था कि अगला बादशाह उजैर है। हमजा यहाँ उजैर की वीडियो निकाल लेता है और उस वीडियो को सारे मंत्रियों को भेज देता है, जिस वजह से उनके ऊपर प्रेशर आ जाता है कि वो उजैर को गिरफ्तार करे या तो फिर उसे मार डाले, क्योंकि अगर ऐसा चलता रहा तो उनके हाथों से सरकार छिन सकती है। यहीं पर हम एसपी असलम को भी देखते हैं। वो कहता है कि मीडिया का पूरा फोकस अभी इसी मुद्दे पर है और हमें मुद्दे को भटकाना होगा। मीडिया को अगर हमने भटका दिया तो हम आगे की चाल खेल सकते हैं। वो कहता है कि हम कॉलेज के 4-5 बलोच को पकड़ेंगे और उन्हें जान से मारेंगे। जब मीडिया का ध्यान उन पर जाएगा तब हम उजैर पर कार्रवाई करेंगे। वो चाहते हैं कि उजैर के खिलाफ एक वारंट निकले और उसे जेल हो जाए और फिर जेल में ही वो लोग उजैर को मार दें। लेकिन अरशद पप्पू को मारने के बाद भी उजैर शांत नहीं हुआ था। उसे तो अभी भी एसपी असलम का सर चाहिए। वो उसे किसी भी हालत में मारना चाहता है। लेकिन यहाँ पर हमजा उसे समझाता है कि तेरे खिलाफ वारंट निकला है और तुझे पकड़ने के लिए कोई छोटे मोटे पुलिस ऑफिसर नहीं आएंगे, बल्कि रेडर्स आएंगे। तुझे घसीट के यहाँ से ले जाएंगे या तो तुझे मार डालेंगे। इसलिए तुझे यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि जान रहेगी तो हम बदला फिर से ले सकेंगे। हमें पता चलता है कि हमजा और जमील भी आपस में मिले हुए हैं और वो उसे गिरफ्तार करवाना भी चाहते हैं। यहाँ उजैर दुबई जाने के लिए मान जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं एसपी असलम को, जो कि कॉलेज के 4-5 बलोच को पकड़ता है और उन्हें बहुत ही बेरहमी से मारता है। आगे हम देखते हैं कि उजैर कराची से सही सलामत दुबई तो पहुंच चुका था, लेकिन दुबई लैंड होते ही वहां उसे दुबई पुलिस अरेस्ट कर लेती है। उसके अरेस्ट हो जाने के बाद अब लियारी में ऐसा कोई भी इंसान नहीं बचा था जो कि वहां का बादशाह बन सके, लेकिन एक इंसान है और वो है हमजा। हमजा जमील से कहता है, जिस पार्टी के आप हो ना, पीएपी पार्टी, वो डूबने वाली है और अब हम एमएमपी पार्टी को सपोर्ट करेंगे। इसका मतलब है मुस्लिम मूवमेंट पार्टी। और सिर्फ मैं ही सपोर्ट नहीं करूंगा बल्कि आप भी करेंगे, क्योंकि अगर आपको पावर में रहना है तो आपको एमएमपी को सपोर्ट करना ही पड़ेगा। जमील उसकी बात मान लेता है और एमएमपी पार्टी को सपोर्ट करने लगता है, क्योंकि पाकिस्तान पर वही इंसान राज कर सकता है जिसका कराची पर कब्जा हो। इलेक्शन नजदीक थे और एमएमपी पार्टी बहुत मजबूत पार्टी बन चुकी थी, जिस वजह से ये इलेक्शन एमएमपी पार्टी जीतती है और उसका क्रेडिट हमजा और जमील को मिलता है, जिस वजह से वो और भी ज्यादा पावरफुल बन चुके थे। बादशाह बनने के बाद हमजा श्री बलोच के पास जाता है और वहाँ श्री बलोच हमजा को शेर बलोच का खिताब देता है, जो खिताब पहले रहमान डकैत को मिलता था। अब हमजा पूरे लियारी पर कब्जा कर चुका है। यहाँ अलीना भी बहुत खुश है और हमजा और अलीना का एक बेटा भी है। उन्होंने एक नया घर भी ले लिया है जो कि बहुत बड़ा है। अब हम देखते हैं मेजर इकबाल को। मेजर इकबाल जब अपने घर पहुंचता है तो उसके पिता जो ब्रिगेडियर है वो उसे बहुत ज्यादा चिल्लाते हैं। वो उसे बहुत गालियां देते हैं, क्योंकि उसके हिसाब से मेजर इकबाल किसी काम का नहीं है। बात कुछ ऐसी है कि इंडिया में अब बीजेपी की सरकार बन चुकी है और वहाँ के पीएम मोदी बन चुके हैं, जिस वजह से यहाँ पर मेजर इकबाल के पिता उसे बहुत चिल्लाते हैं और कहते हैं कि तू तो कह रहा था कि इंडिया में सब कुछ आईएसआई संभालता है, वहाँ कौन प्रधानमंत्री बनेगा, ये सब कुछ आईएसआई डिसाइड करता है, लेकिन तुम्हारी नाकारी की वजह से अब वहाँ सब कुछ बदल रहा है। आगे हम देखते हैं कि हमजा को मेजर इकबाल अपने पास बुलाता है और कहता है कि जिस तरह से तू काम कर रहा है तो पूरे लियारी पर कब्जा कर बैठा है और इसे देखते हुए बड़े साहब की नजर तेरे ऊपर पड़ चुकी है। अब वो तुझसे मिलना चाहते हैं। जिसके बाद हमजा, इकबाल और जमील बड़े साहब से मिलने के लिए जाते हैं। बड़े साहब कोई और नहीं बल्कि दाऊद इब्राहिम होता है और वो बहुत ज्यादा बूढ़ा हो चुका है। साथ में वो हद से ज्यादा बीमार भी रहता है। इसके बावजूद बिस्तर पर लेटे लेटे वो पाकिस्तान के सारे डिसीजन लेता है। इंडिया में कब क्या करवाना है ये सारे डिसीजन भी दाऊद इब्राहिम ही लेता है। हाल ही में उन्होंने एक प्लानिंग की है और बताया है कि इंडिया से कुछ लोग पाकिस्तान आने वाले हैं। वो बहुत सारा ड्रग अपने साथ लेकर जाने वाले हैं, क्योंकि कराची में इन ड्रग्स की कीमत बहुत ही ज्यादा कम है और यही सारे ड्रग्स जब इंडिया पहुंचते हैं तो वो बहुत ही महंगे दाम पे बिकते हैं। जो भी पैसा मिलता है उन सारे पैसों से वो हथियार खरीदते हैं, तो ड्रग्स को बॉर्डर पार कराने की जिम्मेदारी यहाँ पर हमजा को मिलती है। साथ ही उसे कहा गया था कि एसपी असलम भी उसके साथ रहेंगे ताकि कोई गड़बड़ी ना रहे, लेकिन हमजा ड्रग्स का धंधा नहीं करता है। इसके बावजूद उसे ये करना पड़ता है क्योंकि ये सारी चीजें बड़े साहब ने बोली थी। लेकिन उसे पहले इंडिया से जो लोग आ रहे थे या हमजा को उन्हें लेने जाना पड़ता है।
जब वो एयरपोर्ट पहुंचा तो वहां वो इंडिया के आए हुए एक आदमी को देखकर शॉक हो जाता है। इंडिया से तो वैसे 3 लोग आए थे, लेकिन उनमें से एक बंदा हमजा का बचपन का दोस्त पिंदा होता है। हमजा पिंदा को देखकर पूरी तरह से हैरान रह चुका था, क्योंकि अगर पिंदा ने उसे पहचान लिया तो सब कुछ बर्बाद हो सकता है। हमजा डर डर कर उसे मिलता है, लेकिन पिंदा ने उसे नहीं पहचाना था। हमजा के दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही थी कि अगर मैंने पिंदा को पहचान लिया तो उसने मुझे कैसे नहीं पहचाना। अब वो ड्रग्स की डील करने के लिए जाते हैं। इकबाल इन सभी लोगों को जहूर मिस्त्री के पास ले जाते हैं, और यही वो बंदा है जिसने कांधारदार हाईजैक में उस प्लेन को हाईजैक किया था और कहा था हिंदू बहुत ही डरपोक किस्म की कौम होती है, और अगर हमारा कुछ उखाड़ सको तो हम पड़ोस में ही रहते हैं, आ जाना उखाड़ लेना। यहाँ हमें मालूम पड़ता है कि जहूर मिस्त्री ही ट्रक के सारे धंधे को संभालता है और बहुत सारी मात्रा में इंडिया भेजता है। हमजा यहाँ जहूर मिस्त्री को बहुत ही गौर से देख रहा होता है। जब डील फाइनल हो जाती है तो हमजा पिंदा और उसके दोनों साथियों को घर ले जाता है, क्योंकि वहाँ एक छोटी सी पार्टी हो रही होती है। पार्टी में एसपी असलम भी मौजूद थे और सभी लोग बहुत खुश थे। साथ ही ट्रक को बॉर्डर कैसे पार कराना है, ये सारी बातें भी हो रही थी। हम देखते हैं कि पिंदा बहुत ज्यादा नशे में था और हमजा उसे वॉशरूम लेकर जाता है, लेकिन जब वो लोग वॉशरूम गए तो पिंदा ने हमजा को पहचान लिया। वो कहता है कि तू कितने सालों से यहाँ पर है, घर की याद नहीं आती तुझे? इतना सुनते ही हमजा हैरान रह जाता है और अब वो अपने माँ और घर वालों के बारे में पूछता है। यहाँ पर पिंदा बताता है कि माँ बिल्कुल ठीक है, मैंने तेरी बहन से शादी कर ली है और मेरे 2 बच्चे हैं। हमजा यहाँ पिंदा से कहता है कि तू आतंकवादी बन चुका है, तू तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन पिंदा यहाँ हमजा से कहता है कि पाकिस्तान में तो तू खुद रह रहा है और मुझे आतंकवादी कह रहा है। हमजा यहाँ पिंदा से कहता है कि तुझे इस डील को कैंसिल करना पड़ेगा। अगर तूने इस डील को कैंसिल नहीं किया तो ये सारा माल इंडिया चला जाएगा और वहाँ बहुत ही बुरी हालत हो जाएगी। लेकिन पिंदा उसकी बात को नहीं मानता। यहाँ उनके बीच में झगड़ा होता है। पिंदा यहाँ बहुत नशे में था, जिस वजह से वो हमजा के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन उनकी इस हाथापाई में पिंदा मर जाता है। हमजा उसे मारना नहीं चाहता था, बट वो गलती से मर जाता है। हमजा सोचता है कि अब वो बाहर कैसे जाए। तभी यहाँ पर उमर आ जाता है, जो कि इंडिया का ही एक एजेंट है। उमर यहाँ हमजा से कहता है कि तेरा जिंदा रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। मुझे जितना काम यहाँ पर करना था मैं कर चुका हूँ, लेकिन अगर तू मारा गया तो ये मिशन यहीं पर अधूरा रह जाएगा। उमर यहाँ हमजा से कहता है कि बस मुझे भूलना मत, बरेली का एक छोटा सा पॉकेट मार आज देश के काम आने वाला है। तब हमजा वहां से बाहर आ जाता है और उमर पिंदा को गोली मार देता है, जिससे कि सभी को ऐसा लगता है कि उमर ने ही पिंदा को मारा है। अब सभी को ये बात मालूम पड़ चुकी थी कि उमर इंडिया का एक एजेंट है। आलम यहाँ उमर से पूछताछ कर रहा था कि तभी यहाँ पर हमजा आ जाता है और हमजा आते ही उमर को गोली मारकर उसकी हत्या कर देता है। आलम यहाँ हमजा से कहता है कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया? यहाँ हमजा चिल्लाकर कहता है मेरे घर में मेरे ही मेहमान को मारने की सिर्फ एक ही सजा है, मौत। यहाँ जो भी हमजा ने किया उसे देखकर आलम को हमजा के ऊपर शक हो जाता है और अब आलम इन सारी बातों को एसपी के सामने रखता है। वो एसपी से कहता है कि शुरुआत से ही मुझे हमजा के ऊपर शक हो रहा था, लेकिन ना जाने क्यों यह शक अब बढ़ता जा रहा है। उससे ऐसा लगता है कि हमजा एक हिंदुस्तानी एजेंट है। तब एसपी कहता है कि अगर तुझे उसके ऊपर शक हो रहा है तो इस डाउट को क्लियर कर लेना चाहिए। एक बार डाउट क्लियर हो जाए तो रात को नींद भी अच्छी आती है और पाचन भी ठीक रहता है। जब एसपी और आलम ये सारी बातें कर रहे होते हैं तब ये सारी बातें अलीना सुन लेती है और अब उसे भी ऐसा लगता है कि शायद कहीं ना कहीं हमजा सचमुच ही एक हिंदुस्तानी एजेंट है, इसलिए वो घर में ही छानबीन करने लगती है। उसे वो डायरी मिल जाती है जिसमें हमजा सभी लोगों के नाम लिखकर उन्हें मारकर उनके नाम को कट कर देता है। अलीना को ये बात मालूम पड़ चुकी है कि हमजा एक इंडियन एजेंट है। जब हमजा अलीना के सामने आया तो अलीना ने हमजा के ऊपर गन तान दी और उसे कहा कि जब तक बात व्यापार और पॉलिटिक्स की थी तब तक वो चुप रही, लेकिन अब बात मेरे मुल्क की है और अब वो चुप नहीं रहेगी। हमजा कहता है कि तुम्हें अगर मुझे मारना है तो तुम मार दो, लेकिन उससे पहले मेरी बात सुनो। यहाँ पर हमजा वो डायरी दिखाते हुए कहता है कि इनमें जितने भी लोगों के नाम लिखे हुए हैं वो सारे के सारे टेररिस्ट हैं। यहाँ जितने भी लोग हैं इन लोगों ने हिंदुस्तान में तबाही मचाई है। इनमें से एक भी इंसान निर्दोष नहीं है। हमारी लड़ाई पाकिस्तान से नहीं है बल्कि उन लोगों से है जो कि आतंक फैलाना चाहते हैं। ये लोग जितना हमारे देश के लिए खतरा है उससे कहीं ज्यादा तुम्हारे देश के लिए खतरा है, क्योंकि ये देश के लिए कुछ नहीं करते बल्कि हमारे देश में और तुम्हारे देश में सिर्फ आतंक फैलाते हैं। ये सारी बातें सुनने के बाद अलीना भी उसकी बात मान लेती है और वो कहती है कि इन सभी चीजों में मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। साथ ही अलीना हमजा को बता देती है कि एसपी चौधरी को उसके ऊपर शक हो गया है, जिस वजह से तुम्हें तैयार रहना चाहिए।
वहीं एसपी असलम को उजैर के बारे में मालूम चलता है कि उसे दुबई से पाकिस्तान की जेल में शिफ्ट किया जा रहा है। यहाँ एसपी असलम ने उजैर को मारने की सारी प्लानिंग कर ली थी, लेकिन अब उन्हें हमजा के बारे में भी मालूम पड़ चुका है, इसलिए वो चाहते हैं कि अब वो हमजा को भी खत्म करें। हमजा यहाँ एसपी असलम के पास कॉल करता है और उन्हें बताता है कि जिस रूट से आप उजैर के ऊपर अटैक करने वाले हैं, उस रूट से आप मत जाइए, बल्कि आप दूसरे रूट से जाइए। असलम को ये बात मालूम पड़ चुकी है कि हमजा श्री बलौत से मिलने के लिए गया था। जिस तरह से एसपी असलम हमजा की फील्डिंग सेट कर रहा है, उसी तरह से हमजा भी एसपी असलम की फील्डिंग सेट कर रहा है। क्योंकि जब हमजा श्रीनी बलोच के पास गया था तो उसने उन्हें कुछ बातें बता दी थी कि जिन कॉलेज के बलोचों को मारा गया था, उन लोगों को दरअसल में एसपी असलम ने ही मारा था। एसपी असलम को बहुत अच्छे से मालूम है कि जो रूट हमजा ने बताया है, अगर वो उस रूट से गया तो हमजा उसे मरवा देगा। एसपी असलम उजैर के पास उमैर को भेजता है और यहाँ एसपी असलम खुद हमजा के पास जाता है उसे मारने के लिए। यहाँ हम देखते हैं कि हमजा के पास जमील भी बैठा हुआ था और ये सारी बातें सुन रहा था। यहाँ हमजा और एसपी असलम के बीच में फोन पर बहुत सारी बातें हो रही थी। एसपी असलम कहता है, जो चाल तू खेल रहा है ना, उसमें तू कामयाब नहीं हो पाएगा। एसपी असलम को यहाँ पर लग रहा था कि खतरा उमर के ऊपर है, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि असली खतरा तो एसपी असलम के ऊपर है। उसे मारने के लिए ही ये सारा प्लान किया गया था, ना कि उजैर को मारने के लिए। अचानक से एक कार एसपी असलम की कार से टकराती है और यहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और इस ब्लास्ट में एसपी असलम मारा जाता है। आगे हम देखते हैं उमर उजैर को मार तो नहीं पाता, लेकिन उसको जेल हो जाती है और उसे आजीवन कारावास की सजा मिलती है। यहाँ पर उजैर से मिलने के लिए हमजा जाता है और कहता है कि तुझे किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे बताना। अब धीरे धीरे करके हमजा के सारे रास्ते क्लियर होते जा रहे थे। एसपी असलम की मौत के बाद से गवर्नमेंट गुस्से में तो है, लेकिन उन्हें ये बात नहीं पता है कि एसपी असलम को मारा किसने है। अब हम देखते हैं हमजा दुबई जाने के लिए रेडी हो जाता है। जब वो दुबई पहुंचा तो वहां उसकी मुलाकात होती है अजय सान्याल और सुशांत बंसल से। हमजा यहाँ उन्हें सारी ब्रीफिंग दे देता है। वो कहता है कि 500 और 1000 के नोटों को बनाने वाली मशीन पाकिस्तान में है और 11,000 करोड़ रुपए नेपाल के रास्ते से इंडिया पहुंच चुका है। इस बारे में अजय सान्याल को नहीं पता था, लेकिन हाल ही में सुशांत बंसल ने उन्हें बताया था कि सारा पैसा उत्तर प्रदेश पहुंच चुका है। हमजा कहता है कि इन पैसों के द्वारा वो किसी भी सही इंसान को उत्तर प्रदेश की गद्दी पर नहीं बैठने देंगे। हमजा कहता है कि 11,000 करोड़ तो सिर्फ शुरुआत है, अभी 60,000 करोड़ और बाकी है, जो कि इसी रास्ते से इंडिया में पहुंचेगा। अजय सान्याल कहते हैं कि तुम अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हो, अब हम तुम्हें फ्री हैंड देना चाहते हैं। तुम्हें पाकिस्तान में जो भी करना है वो तुम करो, जितने लोगों को मारना है तुम उतने लोगों को मारो। इसके बाद हमजा वापस पाकिस्तान आ जाता है और लियारी पर फिर से राज करने लगता है। यहाँ पर वो अपना काम स्टार्ट कर देता है और तभी एक न्यूज आती है और पता चलता है कि इंडिया में 8 नवंबर 2016 से 1000 और 500 के नोट बंद कर दिए गए हैं। ये न्यूज जब पाकिस्तान को पता चली तो वो तिलमिला उठता है, क्योंकि पाकिस्तान हिंदुस्तान में आतंक फैलाने की फंडिंग देता है और अब ये फंडिंग रुक जाएगी और जो उनके पास मशीन है वो मशीन तो अब किसी काम की ही नहीं रहेगी। ये पैसे की मशीन खनानी ब्रदर्स की है और उनके पास 600 करोड़ का स्टॉक अभी भी बाकी है। अब वो इसे कैसे ठिकाने लगाएं? वो इसके लिए इकबाल के पास कॉल करते हैं, लेकिन मेजर इकबाल उनकी कोई भी मदद नहीं करता। अगर खनानी को किसी की भी मदद नहीं मिली तो वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। इसलिए खनानी हमजा के पास कॉल करता है और उससे कहता है कि इन सारे पैसों को ठिकाने लगाना है, इन्हें किसी भी हालत में इंडिया पहुंचाना होगा। तब हमजा कहता है कि आप कहाँ पर हो? खनानी कहता है कि वो उसकी फैक्ट्री में मौजूद है। हमजा को जब ये बात मालूम चलती है कि खनानी फैक्ट्री में है और वो बिल्कुल अकेला है, तो वो वहां पर जाता है और वहां जाकर खनानी को बहुत ही गंदी मौत देता है और सारा पैसा भी जला देता है। अब हमजा को फ्री हैंड मिलते ही यहाँ वो अपना काम स्टार्ट कर देता है। जितने लोगों ने भी हिंदुस्तान में तबाही मचाई है, जितने भी मुजाहिदीन हैं, जितने भी आतंकवादी हैं, उन सभी लोगों को यहाँ पर हमजा बुरी तरह से मारने लगता है। पाकिस्तान में ये काम कौन कर रहा है? पाकिस्तान के अवाम को ये बात पता ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लोग मर रहे हैं। तो वहीं उमर को हमजा के ऊपर शक हो रहा था, लेकिन हमजा तब भी नहीं मानता। अभी भी वो बहुत सारे लोगों को मारता है और आखिर में हमजा जहूर मिस्त्री तक पहुंच जाता है। हमजा इस इंसान को आसान मौत नहीं देना चाहता, वो उसे तड़पा तड़पा कर मारना चाहता है, क्योंकि ये वही इंसान है जिसने कांधार हाईजैक में अजय सान्याल से कहा था कि हिंदू बहुत ही डरपोक कौम है और अगर हमारा कुछ उखाड़ सको तो हम पड़ोस में ही हैं। अजय सान्याल ने सारे लोगों से कहा था कि उन्हें कुछ भी नहीं होगा, इंडियन सरकार उन्हें आसानी से यहाँ से निकाल लेगी। अजय सान्याल ने यहाँ भारत माता की जय कहने को कहा था, लेकिन किसी के मुंह से डर के कारण आवाज भी नहीं निकली।
लेकिन आज अब हमजा उसे बुरी तरह से मार रहा था और फिर हमजा वीडियो कॉल पर अजय सान्याल को लाइन पर लेता है और उनके सामने उसे बुरी तरह से मारने लगता है। अब यहाँ पर अजय सान्याल जहूर मिस्त्री से कहता है, उस दिन मेरी एक बात अधूरी रह गई थी। तब यहाँ पर जहूर मिस्त्री उसे लाइन को पूरा करता है। वो भारत माता की जय बोलता है। अब यहाँ जहूर मिस्त्री को जान से मार दिया जाता है। आगे हम देखते हैं कि मेजर इकबाल हमजा के पास कॉल करता है और उसे कहता है कि बड़े साहब ने हमें याद किया है और आज ही हम उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं। हमजा को समझ नहीं आया कि आखिरकार बड़े साहब उससे मिलना क्यों चाहते हैं। यहाँ हमजा ने भी एक आखिरी प्लानिंग कर ली थी जहाँ वो दाऊद इब्राहिम को मारना चाहता था। दरअसल में डीआरडीओ ने एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाया है जो कि खाल के द्वारा किसी के ऊपर भी चढ़ जाता है और उसे आसानी से साइलेंटली मार देता है। इस पोजीशन को साइलेंट किलर भी कहा जाता है। जब हमजा और इकबाल बड़े साहब से मिले तो बड़े साहब ने अपनी प्लानिंग उन्हें बताई। बड़े साहब कहते हैं कि हमारे हाथ से सब कुछ निकलता जा रहा है, इसलिए अब कुछ बड़ा करने की बारी है। वो कहते हैं कि लश्कर ताइवान में मुझे 40 से 50 लोग ऐसे चाहिए जो कि हिंदुस्तान में तबाही मचा सके, क्योंकि जब 4 से 5 लोग इतनी तबाही मचा सकते हैं तो सोचो 40 से 50 लोग कितनी तबाही मचाएंगे। इन सभी लोगों को हथियार देने का काम हमजा को मिलता है। यहाँ पर हमजा हाथ मिलाकर बड़े साहब को मारना चाहता था, लेकिन वो इस काम में नाकाम रहा। जिसके बाद हमजा अलीना से मिलता है। अलीना से वो कहता है कि कल मैं बहुत बड़ा काम करने जा रहा हूँ, शायद कल के बाद से हम कभी ना मिल पाए, इसलिए हमजा उसे कहता है कि तुम्हें देश छोड़ना होगा और यहाँ पर हमजा ने उसकी टिकट्स भी कर दी थी। मेजर इकबाल लश्कर ताइवान के लोगों से मिलता है, उन लोगों से बात करता है और उन्हें सारा मिशन समझा देता है कि उन्हें इंडिया में जाकर क्या क्या करना है। वो यहाँ पर 40 से 50 लोगों को सिलेक्ट करता है और उनसे कहता है कि पूरे हिंदुस्तान को इस बार हमें भूंज कर रखना है। जब हमजा घर से निकलता है तब हमजा के घर पर उमर आ जाता है और वो अलीना के बेटे के माथे पर गन रख कर पूछता है कि क्या हमजा हिंदुस्तानी एजेंट है, जिस पर अलीना कुछ नहीं कह पाती, लेकिन उमर समझ गया था। अब उमर ये सारी बातें इकबाल को बताना चाहता है। इकबाल को ये बात मालूम चल जाती है कि हमजा एक इंडियन एजेंट है। मेजर इकबाल के पिता जो कि उसे गालियां दिया करते थे वो हाल ही में यही काम कर रहे थे। तब मेजर इकबाल उन्हें बहुत ही गंदी मौत मारता है और कहता है कि तेरे किस्से तो अम्मी मुझे बहुत पहले बता चुकी थी, तू एक नंबर का भगोड़ा है। अगले दिन हम देखते हैं कि हमजा सारे हथियार लेकर मेजर इकबाल के पास पहुंचता है, क्योंकि लश्कर ताइवान को ये सारे हथियार देने थे। लेकिन अब मेजर इकबाल को बहुत अच्छे से पता है कि हमजा एक इंडियन एजेंट है। इसी वजह से उसने सारी प्लानिंग भी कर रखी थी कि हमजा को कैसे मारना है। हमजा जब यहाँ पर आया तो मेजर इकबाल ने उन्हें बहुत सारे नकली नोट दिए। ये बात रिजवान को मालूम चल चुकी है, लेकिन रिजवान अंदर नहीं आ पाया, जबकि रिजवान भी एक इंडियन एजेंट है और हमजा के साथ मिलकर उसने बहुत सारे काम किए हैं। अब मेजर इकबाल हमजा के ऊपर अटैक कर देता है, उसे वो बहुत ही बेरहमी से मारने लगता है। यहाँ हमजा कुछ नहीं कर पा रहा था, बल्कि वो बार बार घड़ी की तरफ देख रहा था, क्योंकि हमजा ने कुछ तो प्लान कर रखा था। एक्चुअली यहाँ आने से पहले हमजा श्री बलोच के पास गया था और उनसे कहा था कि अगर मैं तुम्हारे सारे दुश्मन को एक ही छत के नीचे लेकर आ जाऊं तो तुम क्या करोगे। श्रीनी बलोच कहता है कि अगर ऐसा हो जाए तो वो तबाही मचा देंगे। हमजा ने उनसे कहा था तो फिर तबाही मचाने के लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें ये मौका देने जा रहा हूँ। यहाँ इकबाल हमजा को मार रहा था, तभी हमजा कहता है कि अगर तुम्हारे पटाखे खत्म हो गए हो तो मैं धमाके शुरू करूँ, और तभी यहाँ पर ऐसा धमाका होता है जिसमें उनकी सारी की सारी बिल्डिंग जो है वो तबाह हो जाती है। यहाँ एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था। जो सारे हथियार हमजा लेकर आया था उन सब में टाइम बॉम्ब लगे हुए थे, लेकिन इकबाल के अभी भी बहुत सारे लोग थे जो कि बचे हुए थे। यहाँ पर हमजा इकबाल और उनके साथियों से लड़ रहा था। उनके बीच में जबरदस्त फाइट होती है, दोनों ही एक दूसरे के ऊपर हावी हो रहे थे कि तभी यहाँ इकबाल भाग निकलता है। हमजा भी यहाँ इकबाल के लोगों से लड़ रहा था, जहाँ बलोच आर्मी उसका साथ दे रही थी। अब हमजा को मालूम चल जाता है कि इकबाल किस तरफ भागा है। हमजा इकबाल का पीछा करने लगता है। दोनों के बीच में बहुत सारी फाइट होती है, लेकिन आखिरकार दोनों एक दूसरे के सामने आ ही जाते हैं, जहाँ पर इकबाल ने हमजा को बुरी तरह से पीटा था, लेकिन हमजा के अंदर बहुत सारी सहनशीलता है। फिर आखिर में हमजा मेजर इकबाल को बहुत ही गंदी मौत मारता है। वो उसके दोनों पैरों को काट देता है और उसे फ्यूल के टैंकर में पटक कर उसमें आग लगा देता है। सबको खत्म करने के बाद यहाँ हमजा अलीना को कॉल करता है और उससे कहता है कि मैं आखिरी बार अपना नाम तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। वो अपना असली नाम मुझसे बताता है। वो उसे अपना नाम जसकीरत बताता है और आखिर में पाकिस्तानी आर्मी हमजा को पकड़ लेती है। वो उसे बहुत बुरी तरह से मारने लगते हैं, लेकिन फिर भी हमजा उनसे कुछ भी नहीं बोल रहा था। जब ये बात अजय सान्याल को मालूम चली थी, वो ISI के हेड हसन के पास कॉल करता है
और उससे कहता है कि अगर अभी के अभी तुम लोगों ने उस बंदे को नहीं छोड़ा तो वो पूरे पाकिस्तान को उड़ा देंगे। लेकिन हसन कहता है अब तो तुम्हारी बारी है बदनाम होने की। अजय सान्याल कहते हैं एक फोटो और एक वीडियो भेजी है, उसे देखना जरा। उस वीडियो को देखने के बाद पता चलता है कि हसन पाकिस्तान की डील कर रहा था इजराइल से, वो भी बहुत सारी मिसाइल की, और पाकिस्तान को इसकी भनक तक नहीं थी। अब ये वीडियो हसन तक पहुंच चुकी है और तो और इजराइल के लोगों ने ही ये वीडियो हिंदुस्तान को भेजी थी। अजय सान्याल हसन से कहते हैं कि तू कोई भी डील इजराइल के साथ करता है और इजराइल हमें ना बताए, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब अच्छा यही होगा कि उस बंदे को सही सलामत छोड़, हम यहाँ से प्राइवेट जेट भेज रहे हैं। अगर कुछ भी गलती की तो पाकिस्तान अवाम खुद तुझे कुत्ते की मौत मारेगी। हसन अजय सान्याल की बताई हुई जगह पर हमजा को छोड़कर आता है और वहां से उसे लेने के लिए जमील आता है। और यहाँ हमें बहुत बड़ी बात मालूम पड़ती है कि जमील 45 साल से पाकिस्तान में एजेंट बना घूम रहा है। वो एक हिंदुस्तानी एजेंट है और 45 साल पहले उसे चुनावी सियासत में भेजा गया था। अब जाते जाते हमजा जमील से कहता है कि सिर्फ एक चीज का अफसोस रहेगा, वो ये कि दाऊद को नहीं मार पाया। ये बात सुनते ही जमील उसे एक फोटो बताता है और हमें पता चलता है कि दाऊद जिस तरह से अभी अपाहिज बना घूम रहा है उसकी हालत के पीछे जमील जिम्मेदार है, क्योंकि डीआरडीओ का वो साइलेंट किलर पॉइजन जमील ने उसे पहले ही दे दिया था। इसी वजह से दाऊद अपाहिज हो गया है। जमील कहता है कि तड़पा तड़पा कर मारने में जो मजा है ना, वो एक बार मारने में नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं हमजा इंडिया आ जाता है। इंडिया आकर वो अजय सान्याल और बंसल से मिलता है और यहाँ हमजा उन्हें सारी बातें बताता है। जिसके बाद हमजा उर्फ जसकीरत पंजाब जाता है, अपने पिंड जाता है, अपने घर जाता है, अपनी फैमिली को देखता है, लेकिन वो उनसे मिलता नहीं क्योंकि उसे पता है कि अगर वो एक बार फैमिली वालों से मिलेगा तो फिर वो यहाँ से वापस नहीं लौट पाएगा। इसलिए वो उन्हें देखकर वापस आ जाता है। और हमें यहाँ बताया जाता है कि किस तरह से जसकीरत ने पाकिस्तान में जाने की ट्रेनिंग की थी। 2 साल तक वो बंसल के अंडर में ट्रेनिंग करता रहा और बहुत ज्यादा मजबूत होता रहा। यहाँ सारे सोल्जर्स को एक बड़ी बात सिखाई जाती है और वो ये कि बलिदान परमो धर्मा। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। कमेंट में मुझे बताइए कि आपको ये मूवी कैसी लगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।